जय भीम। जय भारत। जय मंडल। जय जोहार। जय संविधान। जय पथिक। आज का ये विशेष लाइव दो बड़े मामले हैं जिन पे बात रखनी है। और क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, उसके बीच में अचानक से लाइव करना पड़ा। आज हम लोग दौसा में हैं। और दौसा राजस्थान में, जब से यात्रा राजस्थान में, ये बहुत प्यार जो है, चाहे वो नीमराणा हो, अलवर हो, चाहे वो नगर हो, भरतपुर, ये आप दौसा में जो प्यार मिला है वो ऐतिहासिक है। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले संविधान बचाओ यात्रा का आप सभी को, और स्पेशली दौसा और तमाम जहां जहां यात्रा हो गई और जिनके लिए, जिनका कल कार्यक्रम में चोमू और बाकी जगह पर, उन सबके लिए मंगल कामना। तो आज के लाइव की शुरुआत करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर, रामास्वामी नायकर, पैरल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। उसके साथ साथ महामना रामसु वर्मा, बाबू सिंह दयाल चौरसिया और संत राम बी ए प्रजापति जी को भी नमन करता हूँ। और जिनके सानिध्य में, जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भी नमन नमन करता हूँ। विजय सिंह पथिक जी को नमन करता हूँ। सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये लाइव मेरा मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी है और देश में रहने वाले हकवंचित समाज, बहुजन समाज के लोगों के लिए भी। आप जानते हैं, जब भी किसी समाज ने अपने अधिकारों के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़े होने का प्रयास किया है, ये ताकतवर लोगों से नहीं देखा गया, ये सरकारों से नहीं देखा गया। सरकारें चाहती हैं लोग उनके गुलाम रहें, लोग उनके अधीन रहें, लोग उनके हिसाब से काम करें। और जब भी कोई समुदाय, कोई समाज इकट्ठा होता है, संगठित होता है और संगठित होकर सवाल करना शुरू करता है, सरकार को बड़ा चुभता है। सरकारें इसे गलत मानती है और मैं इसे सही मानता हूं कि जब भी कोई समाज अपनी गुलामी की बेड़ियां काटता है, अपने इतिहास, सत्य को समझता है, अपने दोस्त दुश्मन को समझता है, तो ये उस समाज के लिए उसकी जागरूकता का एक पैमाना होता है और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि भी होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां गुर्जर समाज रहता है, और गुर्जर समाज को जिस तरह से मैं विस्तृत रूप से देखता हूं, तो मुझे ये एक बड़ा परिवार नजर आता है। गुर्जर, मराठा, कुर्मी, पटेल, ये एक पूरा समुदाय नजर आता है जिसका एक लंबा लंबा जो है इतिहास है। और किस तरह से इस जाति को अंग्रेजी ब्रिटिश राज में क्रिमिनल ट्राइब घोषित कराया गया, ये भी हम लोगों ने देखा। और आजादी के बाद भी 1952 में इस समाज को उस क्रिमिनल ट्राइब से जो है, उस बेड़ियों से मुक्ति मिली। और मैंने जैसा कई बार बताया इतिहास के बारे में, आज मैं इतिहास पे बात नहीं करूंगा, अभी जो हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। और उसके बाद एक और इशू जिसमें मुझे बहुत जरूरी बात देश भर में रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से, आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से करनी है, उस पर भी बात रखूंगा। सबसे पहले पहले विषय पर बात करनी, ये मेरा सरकार को भी संदेश है। मैंने जैसे कहा, मध्य प्रदेश सरकार, अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ ग्वालियर में,
और मुझे जानकारी इतनी डीपली इसलिए मिलती है क्योंकि बड़े पैमाने पे गुर्जर समाज के जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके टच में रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय रविंद्र कुमार भारती जी, वो उनसे मेरा भाईचारा भी है, और हम लोग मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। अमित कसाना जी, अमित गुर्जर जी, विकास पोसवाल जी, ऐसे बहुत सारे साथी, पवन गुर्जर जी, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है। रामप्रीत गुर्जर जी, पिंकी गुर्जर जी, ऐसे बहुत सारे साथी, वीरेंद्र गुर्जर जी, जगन गुर्जर, जो तमाम साथी हमारे साथ रहते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं, और जिनके जरिए तमाम तरह की देश भर में ये समाज किस तरह की उपलब्धि हासिल कर रहा है, किस तरह से संगठित हो रहा है, इसकी जानकारियां भी मिलती रहती है। मैंने उस सभा के भाषण भी सुने कि वहां के नेताओं ने कहा कि भाई हमें बड़ी जिम्मेदारी से वहां जाना है और अपना ज्ञापन देना है, और हमें किसी भी तरह के हिंसा से बच के रहना है, किसी भी तरह दुश्मन को मौका नहीं देना। ये भी भाषण मैंने सुने। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी भी परमिशन के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगती है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है प्रशासन, शासन, सरकार। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश हो कि पूरे देश में बन रही गुर्जर समाज में एक नई चेतना को कमजोर किया जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। इस तरह से एक षड्यंत्र किया गया, और फिर उसके बाद जो हो रहा है, ये पूरे देश को जानना चाहिए। आज ये हालत है ग्वालियर में कि कोई नौजवान, कोई नेता जो बीजेपी से अलग दल का है और कांग्रेस से भी अलग दल का है, वो आज अपने घर पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के इशारे पे पुलिस उन्हें खोज रही है। जो वहां नहीं भी था उसको भी, जो था उसको भी, जो डीएम कार्यालय नहीं गया उसको भी, और जो डीएम कार्यालय गया उसको भी। हजारों हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, और ये पहली बार नहीं है। सहारनपुर में निकली, और देश भर में कैथल, और पता नहीं कहां कहां निकली। अगर कोई इस तरह की मनोवृत्ति या इस तरह का कार्य करने की इच्छा होती तो ये कहीं भी हो सकता था। लेकिन ग्वालियर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके इस समाज को सरकारों ने महसूस किया कि अगर लंबे समय तक इनको नहीं रोका गया तो ये समाज संगठित होके ऐसा ना हो कल अपनी हिस्सेदारी और हकों के लिए लड़ने लग जाए। आज तो ये धार्मिक रूप से, यात्रा के रूप में, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहा है। ऐसा ना हो कल अपने अधिकार मांगे, और ऐसा ना हो कल पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हुए जो पिछड़े वर्ग की मांगे उनके लिए लड़ना ना शुरू कर दे। उनकी अपनी खुद की संख्या और पिछड़े वर्ग की संख्या इकट्ठा होकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का बेवकूफ बनता रहा, ऐसा ना हो कल देश भर में एक पिछड़े वर्ग का आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अच्छे खासे कार्यक्रम में कुछ अधिकारी जो दिख रहा है लाठीचार्ज कराते हैं, और लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस के गोले छोड़ के उन नौजवानों की भीड़ को आक्रोशित करने का, भड़काने का काम किया जाता है। और फिर वही जिसका डर था कि भीड़ में कुछ लोग घुसते हैं और पूरा आंदोलन खराब हो जाता है, पूरे आंदोलन पे सवाल खड़े हो जाते हैं, और अंत परिणाम हजारों लोगों पे मुकदमे। दो तीन चीजें जो मुझे इसमें कहनी है, उससे पहले हुआ क्या है। जिसने परमिशन ली वो बहन हर्षिता गुजर, जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तो किस तरह से उसको
उसने बताया तकलीफ थी सुन के भी किस तरह से उसको पीटा गया, उसके हाथों पे चोट लगी है, उसकी पीठ पे चोट लगी है, उसको अपमानित किया गया। और जो बहनें हमारी गई थी सरगम लोहिया और ममता भाटी, उन पे मुकदमा किया गया। ये आपने पहली बार देखा होगा कि महिलाओं पे मुकदमे किए गए, जैसे महिलाएं वहां पर अपराध कर रही थी। और फिर जो जो लंबे समय से उस क्षेत्र में पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने का काम कर रहे थे, उनको टारगेट बना के उन पर मुकदमे किए गए। और आज हालत ये है कि जो कोई पकड़ा जाता है उसको थाने में पूछताछ के बजाय उसको पीटा जाता है। ये एक षड्यंत्र है इस समाज का मनोबल तोड़ने का, कि फिर भविष्य में जिस तरह से समाज संगठित हो रहा था, एक आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए या करा दी जाए तो दोबारा कभी कोई हिम्मत ना जुटा पाए समाज में इकट्ठा होने की, दोबारा कोई ताकत ना बन पाए समाज की कि वो समाज सवाल कर सके। और एक भय का माहौल हो जाए समाज में कि समाज अपने आप को बचाने के लिए नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दे। आज हो क्या रहा है, उगाही चल रही है। कैसे कि अगर किसी, दो घटनाएं जो मेरे सामने है, अगर किसी का नाम पिंटू गुजर एफआईआर में दर्ज हो गया तो जितने पिंटू ग्वालियर आसपास में सबके घर पुलिस जाती है। और किस, और बताया तो ये गया है कि किसी से कुछ पैसे, किसी से कुछ पैसे लेके अवैध वसूली हो रही है। जैसे आकाश गुजर के नाम पे, जितने आकाश गुजर के नाम से जितने बच्चे, सबके घर पुलिस गई। और पुलिस ने, ये आकाश गुजर वो आकाश गुजर नहीं, इस बात को हम लोग मान लेंगे अगर आप हमारी जेब गर्म कर दो। इस तरह से समाज को आर्थिक नुकसान देने का काम किया जा रहा है। इनकी गाड़ियां, इनके साधन संसाधन घर से निकाल निकाल के तोड़े जा रहे हैं। भय का माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग वहां नहीं शामिल थे और वो अपनी बात लिख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया से उनके नंबर निकाल निकाल के उनको धमकाया जा रहा है। और उससे भी आगे बढ़ के, जो जैसा मैंने कहा कि एकता बनने का काम हो रहा था दलित और गुर्जर समाज में, उसकी एकता को तोड़ने के लिए एक इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड हवा में प्रशासन ने दो आजाद समाज पार्टी के साथियों को बनाया, एक मकरंद बोध और दूसरे दिसंबर, और जिन पे तत्काल मास्टरमाइंड बना के रासुका लगा के जिनको रीवा जेल में भेजा। कल मेरे उनके परिवार से बात हुई, मुझे तकलीफ हुई जान के। उनका अपराध ये था कि वो अपने राष्ट्रीय नेता रविंद्र कुमार भाटी जी से एक रात पहले जब वो पहुंचे गुजर महाकुंभ में, उनके सम्मान में उनका स्वागत करने आए। और ये सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से दलित और गुर्जर समाज की एकता को कमजोर किया जाए, उसके साथ साथ किस तरह से इनका मनोबल तोड़ा जाए। अब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मैं कहीं ये नहीं देखता कि कोई भी सरकार जो है वो इतनी डर जाए इस एकता से कि वो हिंसक हो जाए, वो साजिश करने वाली हो जाए, वो इतनी डर जाए कि वो अपराध पे अपराध करने में शामिल हो जाए। ये स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से मुझे जो बताया गया कि क्योंकि बच्चे घरों में नहीं है, तो जिस तरह से गांव में घरों में घुस के, अगर ये सत्य है कि पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है बेटियों के साथ छेड़खानी करने का, तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जाए। हमने सबने इस आंदोलन के साथ ये शपथ ली थी कि जब भी किसी बहन बेटी का अपमान होगा, किसी समाज को डराने का, दबाने का प्रयास किया जाएगा, किसी समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और इतिहास गवाह है, आज तक हमने कभी किसी को भी जिसके साथ अन्याय है उसको अकेला नहीं छोड़ा। तो आज अपने गुर्जर समाज को कैसे अकेला छोड़े। 12 तारीख को गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की, और मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। और मैं खुद ग्वालियर 12 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। और मेरे साथ, आपको 12 फरवरी भोपाल याद होगा, 12 फरवरी को जिस तरह से हमारे लोगों ने
मेरी एक आवाज पे मध्य प्रदेश में मेरे सम्मान की रक्षा करने का काम किया। मैं फिर से अपने साथियों से, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों से अपील करूंगा कि वो 12 अक्टूबर के लिए कमर कसें। सरकार की जेलें छोटी पड़ जानी चाहिए, लेकिन इस अन्याय को हमें इस समाज पे होने से रोकना है और कमजोरों पे होने से रोकना है। हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं। हम उस दिन सरकार की लाठियों का दम भी देखेंगे। आप चलाना लाठी, हमारी पीठें तैयार रहेंगी। इस अन्याय के खिलाफ अगर लाठियां भी खानी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी देके ये साबित करेंगे कि हम इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में, और जो अन्याय अत्याचार इन पे हो रहा है उसमें इनके साथ हैं। और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है मेरे साथियों, ये हक अधिकार की लड़ाई, ये कमजोरों की एकता की लड़ाई है, दलित पिछड़े किसान कमेरों की एकजुट होने की लड़ाई। और जब जब मैंने कहा कि किसी भी समाज ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इसी हिंसा का सामना सरकारों द्वारा करना पड़ा। और हमें तो आदत हो गई अन्याय सहने की। हमारे लोगों पे इतना अन्याय पूरे देश भर में होता है। आप याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार समाज का मनोबल टूटा तो शायद कभी 100 की संख्या में भी समाज इकट्ठा नहीं हो पाए। इसलिए मैं अपील करूंगा 12 अक्टूबर को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्वालियर पहुंचे और शांतिपूर्वक तरीके से मेरे साथ गिरफ्तारी दें। मैं देश भर से अपने साथियों से कहूंगा कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। जो तकलीफ पीड़ा समझता है, बहन बेटियों का जो अपमान ग्वालियर में हो रहा है, जो इस पीड़ा को समझेगा वो खुद आ जाएगा। और मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहूंगा, वो अगर वो कमजोर महसूस कर रहे हैं तो भले ही पीछे रहें, लेकिन हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग आगे खड़े होकर इस आंदोलन में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। ये मेरा पहला विषय था जिसपे मैंने आपको अवगत कराया कि आज क्या स्थिति है। डर भय का माहौल है, लोग घरों पे नहीं है। और एक और बात, मैं ये मेरा प्रशासन से आग्रह है कि किसी के इशारे पे इस समाज के मनोबल तोड़ने के साथ इस समाज को आर्थिक रूप से तोड़ने का जो इंतजाम आप कर रहे हैं, अगर कानून किसी के कहे से काम करने लग जाएगा तो फिर वो कानून नहीं रहेगा, वो चापलूसी होगी। जिस तरह से आप ये भी जानते हैं पूरे आंदोलन में पब्लिक की किसी एक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब आंदोलन जिम्मेदार लोगों के हाथ में था। लेकिन जब षड्यंत्र किया गया तो शायद लोग नहीं समझ पाए हो कि कितना बड़ा खेल उनके साथ हुआ। अगर किसी आम आदमी की एक एक रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होता तो इससे साबित होता है कि जो आंदोलन कर रहे थे, जो अपनी पीड़ा के लिए मांग कर रहे थे सरकारों से, वो उनका कोई इस तरह का लक्ष्य या कोई उनकी उपस्थिति ऐसी नहीं थी जिससे माहौल खराब हो। लेकिन जिस तरह से मकानों को चिन्हित करके नोटिस दिया जा रहा है, अगर एक गुर्जर समाज का मकान टूटा तो आप याद रखना कि ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर सत्ता की आड़ में आप इस समाज को, इनके नेताओं को टॉर्चर करने का काम करोगे तो ये बात याद रखना कि अभी संविधान के रखवाले हैं। समय समय पे हमने हक की लड़ाई लड़के अपने विश्वास को साबित किया है। इस बार भी हम लोग साबित करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात पे कह रहा हूं, अगर किसी भी भाई के मकान पे आंच आई तो जैसे आपसे मांग की कुछ लोगों ने कि इनके मकान तोड़ दो, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री, ये बात आप याद रखें। और चंद्रशेखर आजाद कोई बात झूठी नहीं कहता है, कोई वादा झूठा नहीं कहता, आप इस बात को जानते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा मामला जिसकी शुरुआत कल हमारे साथी कर रहे हैं, जो व्यूमन रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन 33% की घोषणा हुई है। लेकिन संविधान के विरुद्ध में कुछ भी होता है। पहली बात, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं। इसलिए मैं इस आरक्षण का, जो महिलाओं के नाम पे ताकतवर लोगों को
ऊंची जातियों की महिलाओं को देने का काम किया गया, मैं इस आरक्षण का कठोर विरोध करूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं जो समाज की ठगी होती रही और हम लोग बैठ के देखते रहे। एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। नेता चुप रहे, नेताओं ने हाथ ठाटा के समर्थन किया। परिणाम ये है कि पिछड़ों के लिए 50 सीटें आती हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की 100 सीटें आती हैं। उनका बैकलॉग सो गया, पता नहीं कैसे। दलितों आदिवासियों की 40 सीटें आती है, आर्थिक आधार पर आरक्षण वालों की 80 सीटें आती हैं। और जबकि अगर आप शासन प्रशासन में उनका प्रतिशत चेक करवाओगे तो वो 60 से 70% मिलेगा। ये जो खेल है उन नेताओं ने स्वीकार किया, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। 30 तारीख में हमारे साथी जिस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब इस यात्रा के बाद बढ़ चढ़ के दिल्ली और देश भर में हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, तब तक जब तक इसमें दोबारा से SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती। आप क्या करना चाहते हैं? 33% महिलाओं के नाम पे अपने परिवार की महिलाओं को लाके लोकसभा विधानसभाओं में, और 17% खुद वोट हासिल करके 50% का पैमाना बना के आप क्या करना चाहते हैं? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? आप इस देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं? इन नेताओं को के मुंह पे टेप लगी होगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मुंह पे टेप नहीं। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हकों की बात आएगी तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये 33% महिला आरक्षण नहीं है, ये 33% सवर्ण महिला आरक्षण है। जब आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो आप 33% महिलाओं में उन वंचित वर्ग की महिलाओं को भी करो। आके देखो राजस्थान में, जाके देखो उड़ीसा में, जाके देखो बिहार में, आओ मध्य प्रदेश में कि किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग की महिलाएं किस तरह से अपने बच्चों के पेट पालती है। अगर हिस्सेदारी देनी है तो उनको दो जिन्होंने आज तक लोकसभा का और विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा। हिस्सेदारी देनी है तो उनको दो जिनकी संख्या वहां कम। हिस्सेदारी का नाम लेके जो ये बीजेपी ने खेल खेला और तमाम लोगों ने उनका समर्थन करके कहा इस वजह से कि महिला विरोधी। हम नहीं है महिला विरोधी। हम तो कहते हैं कि राज्यसभा में भी दो महिलाओं का आरक्षण, विधान परिषद में भी दो, मिनिस्ट्री में भी दो, सब जगह दो महिलाओं का आरक्षण, लेकिन उनकी संख्या के आधार पर। और अगर आपको लोकतंत्र का सच जानना हो तो आज की जो जितनी लोकसभा में सांसद हैं और विधानसभा में विधायक हैं, आप उनकी संख्या उनकी जाति के आधार पर तय कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि किन वर्गों की महिलाओं का प्रतिशत वहां नहीं। इसलिए स्वर्ण महिला आरक्षण का विरोध हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे, पीसी करके करेंगे, देश भर में करेंगे। और जब तक इसमें दलित, पिछड़ी, आदिवासी और हमारे अल्पसंख्यक समाज की बहनों को अधिकार नहीं मिलते, हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। और रही बात जो ग्वालियर में हो रहा है, उस पर हम लोग सिर्फ, मैं अपने साथियों से बात करूंगा, सिर्फ ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर के बाद पूरे देश में हर जिले में जेल भरो आंदोलन हम लोग चलाएंगे। आज मेरे एक साथी का सहारनपुर से फोन आया, उन्होंने कहा भाई अगर शुरुआत करनी है तो हम लोग सहारनपुर से भी करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ सहारनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, तेलंगाना में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे, उड़ीसा में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। जहां जहां हमारा संगठन है सारे जिला मुख्यालयों में हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे अपने लोगों को अन्याय अत्याचार नहीं सहने देंगे। और मैं अपने साथियों को कहूंगा घबराए मत। अगर ये सरकार जुल्म करेगी तो इस सरकार के ताबूत में भी आखिरी कील ठोकने का काम यही वंचित वर्ग के लोग करेंगे। मैं तो सरकार को भी समझाना चाहता हूँ कि वो हठधर्मिता छोड़े, वो जिद छोड़े।
वो ये षड्यंत्र बंद करे। अगर वो नहीं मानते तो फिर आगे भविष्य में बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। ये संदेश है मेरा मध्य प्रदेश सरकार को और पूरे देश में रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं कि आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवाया, तमाशा देखा, संविधान की हत्या हुई। अब आप स्वर्ण महिला आरक्षण को लागू करवा रहे हो और आपने उसका उठ के समर्थन किया। ये बात इस बात का स्पष्ट करती है इस बात को कि आपको इन समाज के वास्तविक प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही मतलब है कि आपको कोई विरोधी ना कह दे। इसलिए मैं अपनी बहनों के सम्मान में इन दोनों विषय पर मैंने अपनी बात रखी और मैं सिर्फ बात ही नहीं रख रहा, हर कीमत पे इस आंदोलन को हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।